आसमान में बादल कितने अच्छे लगते हैं ना, बट जस्ट इमेजिन कीजिए कि वह न्यूक्लियर बॉम्ब के फटने से बने हो। बादल जो कि पानी से नहीं बल्कि स्ट्रोंटियम 90, सीजियम 137 और दूसरे रेडियो एक्टिव आइसोटोप से बने हुए हो। डिटोनेशन के बाद एटम्स इतना तापमान प्रोड्यूस कर देते हैं कि वह सूर्य के सरफेस टेम्परेचर को एक्सीड कर देता है। 1950 में हैरोल्ड एडगर्टन के रैप्ट्रॉनिक कैमरे ने न्यूक्लियर बॉम्ब के फटने के बाद बने फायरबॉल को इमेज के रूप में कैप्चर किया था। इसमें उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब के फटने के 1 सेकंड के 1000वें भाग के बाद के दृश्य को कैप्चर किया था। इसमें उन्होंने देखा कि एनर्जी से मेटल किस तरह भाप बनते गए। इस फुटेज को देखिए। हम इसमें एक टीएनटी को ब्लास्ट करते हैं और उसी सेम जगह पर हम सेम टीएनटी के साइज का एक न्यूक्लियर बॉम्ब डिटोनेट करते हैं। तो देखिए न्यूक्लियर बॉम्ब से टीएनटी के कंपैरिजन में कितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। जब जापान में लिटिल बॉय नाम का न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था तब उसमें मौजूद सारे यूरेनियम का सिर्फ 1.38% ही फ्यूजन हो पाया था। बाकी एक्सप्लोजन से पहले ही उड़ गए थे। मतलब उस विस्फोट में 0.7 ग्राम यूरेनियम ही काम आया था, जो कि एक पेपर नोट से भी ज्यादा हल्का होता है। सिर्फ 0.7 ग्राम यूरेनियम ने ही 80,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और पूरे शहर की 70% बिल्डिंग तबाह हो गई थी। एक देश में अगर हजारों न्यूक्लियर बम हो तो न्यूक्लियर एक्सीडेंट होने के कई सारे चांसेस होते हैं और अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच चल रहे कोल्ड वॉर के टाइम यह सबसे बड़ा इशू था। क्या हो न्यूक्लियर बॉम्ब में आग लग जाए, क्या हो अगर मिसकम्युनिकेशन हो जाए या फिर कोई घमंडी तानाशाह किसी देश पर जाके उसे फोड़ दे तो यह कितना रिस्की हो सकता है। वह न्यूक्लियर वेपन्स में एक्सीडेंट की संभावना 10 लाख में सिर्फ 1 होती है, पर अमेरिका में एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो चुका है। जनवरी 23, 1961 को यूएस B-52 बॉम्बर जेट 4 मेगाटन के थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब को लेकर जा रहा था। यह बॉम्ब इंसानों द्वारा आज तक पूरे जीवन काल में फोड़े गए सारे बॉम्ब्स के कंबाइंड पावर से भी ज्यादा पावरफुल था, पर वह बॉम्बर जेट जमीन से क्रैश हो गया और न्यूक्लियर बॉम्ब के सारे सेफ्टी मैकेनिज्म फेल हो गए। पर एक सेफ्टी मैकेनिज्म बच गया जो कि फेल नहीं हुआ था और इस कारण वह बम नहीं फटा। उसमें एक स्विच था जो कि वह क्रैश के बावजूद भी चालू नहीं हुआ और अमेरिका का नॉर्थ कैरोलिना नाम का वह शहर बच गया, वरना इसका वजूद खत्म हो जाता। आज वह बॉम्ब नॉर्थ कैरोलिना में जमीन के अंदर दफन कर दिए गए हैं। एक चीज है जिसे आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो, घर पर एक न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना। 1994 में 17 साल के डेविड हान ने अपने माँ के घर के बैकयार्ड में एक न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की कोशिश की थी और यह इतना डिफिकल्ट भी नहीं था। आपको यह पता होना चाहिए कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का यूज करते हैं। सारे ग्लो इन द डार्क पेंट में रेडियम होते हैं। रेडियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। डेविड हान के बैकयार्ड का न्यूक्लियर रिएक्टर कभी सक्सेसफुल तो नहीं हो पाया, पर इसकी वजह से इसके पड़ोस के घर में रेडिएशन नॉर्मल लेवल से 1000 गुना ज्यादा बढ़ गया था। फिर अथॉरिटीज और साइंटिस्ट ने डेविड के सारे कारनामों को वहां से हटाया और सारी चीजों को जमीन में गाड़ दिया। 2007 में डेविड हान को स्मोक डिटेक्टर को चोरी करते हुए पकड़ा गया था, क्योंकि स्मोक डिटेक्टर में भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यूज होता है। उसके फेस पर कई सारे घाव देखे गए थे, जिसका कारण लगातार रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के कांटेक्ट में रहने से हुआ। मतलब वो कई सालों से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के कांटेक्ट में था। हिरोशिमा पर लिटिल बॉय एटम बम गिराने के 3 दिन बाद जापान के कोकुरा में फैटमैन नाम के एटम बम को गिराने का ऑर्डर दिया गया था। पायलट बॉम्ब को लेकर कोकुरा के आसमान में घूम रहा था और बॉम्ब गिराने के लिए वेट कर रहा था, पर आसमान में चारों ओर बादल छाए हुए थे। इस कारण उसे टारगेट फाइंड करने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए ऑफिशियल्स ने उसे नागासाकी में बॉम्ब गिराने को कहा और नागासाकी में बॉम्ब गिरते ही 75,000 लोग मारे गए और कोकुरा बादल छा जाने के कारण बच गया। हम इंसान इतने बेवकूफ हैं कि हम ऐसा बम बना सकते हैं जो कि सूरज जितना गर्म हो, नेपच्यून की हवा से भी ज्यादा तेज हो, पर आज तक हम कैंसर की दवा नहीं बना पाए हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के समय जापानीज सोल्जर जिस तरह से अपने एम्परर के लिए लड़ रहे थे कि अलाइड फोर्स देखकर इसे शॉक्ड हो गए थे। जापानीज सोल्जर्स कामिकाजे प्लेन्स का यूज करते थे। इसमें एक पायलट को बैठाया जाता था जो कि प्लेन को कंट्रोल करता था और ये पूरा प्लेन बॉम्ब्स टॉर्पेडो से लोडेड रहता था और पायलट सहित ये सारी चीजें टारगेट में क्रैश हो जाती थी और दुश्मन का जहाज या फिर दुश्मन का इलाका वह तबाह हो जाता था, पर इसमें पायलट भी मारा जाता था। कामिकाजे प्लेन्स में गारंटी था कि पायलट मारा जाएगा, पर इसके बावजूद भी पायलट्स इसमें जाते थे।
वही वर्ल्ड वॉर 2 के समय 2 न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक के बाद भी जापानीज गवर्नमेंट लोगों को लड़ने के लिए बोल रही थी, पर 14 अगस्त 1945 को जापान के शासक ने एलाइड फोर्सेस के सामने सरेंडर कर दिया और वर्ल्ड वॉर थम गया। 1965 को रिचर्ड फेमन को एटम बम बनाने के लिए नोबेल प्राइज इन फिजिक्स दिया गया था। उन्होंने अपने लेख में लिखा था कि साइंस में किसी भी चीज की कोई वैल्यू नहीं होती, आप जो भी चीज बनाओ उसका अच्छा उपयोग या फिर बुरा उपयोग आपको ढूंढना है। भले ही एटम बम की टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया, पर इससे यह भी हुआ है कि इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके हम सैटर्न वी रॉकेट से हमने इंसानों को चांद की सैर करवाई थी। यही टेक्नोलॉजी आज पावर प्रोडक्शन में भी काम आती है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को शेयर करना न भूलिएगा। धन्यवाद।